तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आपको इस चैनल पर हर एक एग्जाम के लिए जो भी जीएस एंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इस चैनल पर क्लास के थ्रू कराए जाते हैं। तो आज आपकी जो क्लास है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर रहने वाली है, जिसमें आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के अकॉर्डिंग जो भी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन होते हैं वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा इस क्लास के एंड तक, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सको। तो चलिए देरी ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले किस शासक ने चांदी के सिक्के चलाए, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपके सामने 4 नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, या कहे कि विक्रमादित्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जिन्होंने चलाए थे उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, या हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन होंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन, ठीक है, भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, या यूं कहें कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अच्छा, समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी था, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए, समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। और यहाँ पर जो भारतीय नेपोलियन किसने कहा समुद्रगुप्त को, तो स्मिथ ने कहा था। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन स्मिथ ने कहा था, तो यहाँ पर स्मिथ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य जो थे जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कौटिल्य की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है उसमें मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है, मतलब जो अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है, यानी उसमें किस क्षेत्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशासन। ठीक है, कि प्रशासन के बारे में हमें जो है वर्णन देखने को मिलता है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है। बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट को यह क्वेश्चन पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्मीकि, क्योंकि प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के जो रचयिता हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आया था प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन को आप हर एक एग्जाम में देख सकते हैं, हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है किस वेद में मिलता है, आपसे ये पूछा गया है। तो गायत्री मंत्र की अगर बात करें तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वह ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में जो है वह 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि भारत में जो शंकराचार्य पीठ है वह कहाँ नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मथुरा में। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मथुरा में। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, ये स्पीड टेस्ट चल रहा है आपके एग्जाम को लेकर, इसमें आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं खुद से हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है भारत की प्राचीन राजधानी थी। ठीक है, भारत की प्राचीन राजधानी थी वह कौन सी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र जो है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि प्राचीन भारत के राजनीति का केंद्र होने के कारण
पाटलिपुत्र को भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है अजंता गुफाओं का निर्माण काल है, मतलब अजंता की जो गुफाएं हैं इनका जो निर्माण हुआ था वह किस काल में हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अजंता की गुफाओं का जो निर्माण काल है वह गुप्त काल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगाबाद में कौन सी गुफाएं स्थित हैं, तो अजंता की गुफाएं जो हैं वह औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कौन सी गुफाएं हैं, तो अजंता की गुफाएं हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम को लेकर पूछा गया है यहाँ पर कि जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे जिन्होंने इसकी यानी कि जैन धर्म की स्थापना की थी, वह जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋषभदेव। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे, ठीक है, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे टोटल, तो यहाँ पर 24 तीर्थंकर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे वो 24 थे। ठीक है, 24 तीर्थंकर थे, जिसमें प्रथम जो थे वह ऋषभदेव थे। ठीक है, प्रथम कौन थे, तो प्रथम जो थे वो ऋषभदेव थे, और जो 24वें थे उनका नाम क्या था, 24वें जो थे वह महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, महावीर स्वामी जी थे। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, महावीर स्वामी जी 24वें या कहें कि अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें या अंतिम तीर्थंकर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का है। ठीक है, त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगर आपसे एग्जाम में नाम पूछे जाए कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं, ठीक है, त्रिपिटक कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपके 3 त्रिपिटक हैं, जिसमें कि पहला है सुत्त पिटक। ठीक है, पहला कौन सा है, पहला जो है वह सुत्त पिटक के नाम से जाना जाता है, पहला जो है वो सुत्त पिटक के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है वह विनय पिटक है। ठीक है, विनय पिटक है, दूसरा जो है वो विनय पिटक है, और तीसरा अगर बात करें तो वह अभिधम्म पिटक है। ठीक है, अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश, ठीक है, किस राजपूत वंश ने शासन किया, यह आपसे पूछा गया है कि बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था, यह आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, चलिए कमेंट में बताइए। देखिए, बुंदेलखंड पर जो राजपूत वंश था एक जिसने शासन किया वह थे चंदेल वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, चंदेल वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम को लेकर पूछा गया है कि 4 वेदों में प्रथम वेद है, यानी कि 4 वेद हैं जो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। तो 4 वेदों में से जो प्रथम वेद है वह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 4 वेदों में प्रथम वेद है वह जो ऋग्वेद है वह जो है प्रथम वेद है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऋग्वेद जो है वो 4 वेदों में प्रथम वेद है। ठीक है, ऋग्वेद आपका प्रथम वेद कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 4 वेदों में अंतिम वेद कौन सा है या सबसे लास्ट वाला जो वेद है वह कौन सा है, तो वहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा है कि प्रथम वेद है तो वह ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कौन सा राजा चोल राजवंश, ठीक है, चोल राजवंश से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपके सामने पहला जो ऑप्शन है वो दिया गया है विजयालय, तो ये जो है वह संबंधित थे। पराथक प्रथम जो थे वो भी संबंधित थे। आदित्य प्रथम जो थे वो भी चोल राजवंश से संबंधित थे। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है अनंत वर्मन, ये जो है वो चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आया था बिल्कुल सही है,
बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनंत वर्मन जो थे वह किस वंश से थे, ठीक है, किस वंश से थे, तो ये जो थे वो पूर्वी गंग वंश के जो है प्रतापी राजा थे, ठीक है। अनंत वर्मन जो थे वो पूर्वी गंग वंश के, गंग वंश जो था वो उसके प्रतापी राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा वंश था। आपसे ये पूछा गया है कि प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा वंश है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वकाटक, ठीक है। वकाटक वंश को जो है वह विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है वैदिक काल में, ठीक है। देखिए वैदिक काल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। देखिए दिया गया है कि वैदिक काल में स्त्रियों की, ठीक है, स्त्रियों या कहें कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ये आपसे पूछा गया है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए वैदिक काल में अगर बात की जाए तो वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह उच्च वर्ग की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल सही है कि अशोक जो था वो एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, दिया गया है बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया, बिल्कुल सही है। अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो इंडिया से बाहर विदेशों में भी करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाया, बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन, इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके अभिलेखों की भाषा जो थी वो हिंदी नहीं थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ इसकी जो अभिलेख थे उसकी भाषा हिंदी नहीं थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज की प्रकृति थी वह क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की जो प्रकृति थी वो क्या थी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगरीय, ठीक है। क्या थी, तो नगरीय यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है भारत में यानी इंडिया में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है कि मूर्ति पूजा जो है वह कब शुरू हुई थी, किसके काल में हुई थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यों के काल से पूर्व ही हो गई थी, ठीक है। तो भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी, तो आर्यों के काल से पूर्व ही हो चुकी थी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन, ठीक है, समाज के विभाजन का आधार क्या था, यानी पूर्व वैदिक काल पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था, यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेशा। क्योंकि जो पूर्व वैदिक काल है इसके जो समाज का विभाजन था वो पेशे के आधार पर किया गया था, यानी कि कर्म के आधार पर इसको जो है विभाजन किया। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस क्लास का रहने वाला है, जिसमें आपको दिया गया है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म, ठीक है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है। ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, अजंता चित्रकारी, सांची स्तूप, एलोरा चित्रकारी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पर आपको आपका राइट आंसर जो है वो बताना है। देखिए गुप्त काल में जो बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना मिलता है वह अजंता की जो गुफाएं हैं वहां से मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अजंता चित्रकारी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा चलिए कमेंट में हमें ये बताइए कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से और कितने क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं जिसमें आपको अभी भी डाउट है। प्लीज हमें कमेंट में वो भी जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, उसको दूर कर सकूं। तो चलिए, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक आने वाली वीडियो, हर एक आने वाला क्लास जो कि आपको अच्छे लेवल तक तैयारी करा सकती है, वो आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।